बहुत कम लोगों को मालूम है कि कभी हरियाणा की दूसरी सरकारी भाषा तमिल थी। आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि त्रिभाषा फार्मूला क्या है, जिसके चलते हरियाणा ने तमिल भाषा को अपनाया। हाल ही में महाराष्ट्र में स्कूल लेवल पर 3 भाषाओं को लागू करने वाली पॉलिसी कैंसिल हो गई। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हिंदी को कंपलसरी तीसरी लैंग्वेज बनाने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य में हुए जबरदस्त विरोध के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। इस मामले के हल के लिए अब एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन हिंदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। साउथ के स्टेट पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। इसमें तमिलनाडु काफी उग्र तरीके से हिंदी का प्रोटेस्ट करता आया है। राज्य की रूलिंग पार्टी डीएमके की पॉलिटिक्स तो हिंदी विरोध को लेकर चलती है। हाल ही में द्रमुक गवर्नमेंट ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिंदी के बहाने उन पर संस्कृत को लादना चाहती है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने कहा कि हिंदी केवल दिखावे के लिए है और उसका असली एजेंडा है कि संस्कृत को देश पर लागू कर दिया जाए। उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में संस्कृत के प्रचार पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया जैसी दूसरी क्लासिकल लैंग्वेजेस पर बहुत कम खर्च किया। दरअसल डीएमके बहुत पहले से ही त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करती आई है। वो कहती है कि तमिलनाडु में हिंदी की जरूरत ही नहीं है और राज्य का काम केवल तमिल भाषा और अंग्रेजी से चल सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि त्रिभाषा फार्मूला क्या है। देखिए, जब एजुकेशन पॉलिसी बनी तो उसमें कहा गया कि देश की एकता के लिए जरूरी है कि बच्चे एक से अधिक जबानें बोलना जानता हो। मतलब ये हुआ कि बच्चों को 3 जुबानें सीखनी होंगी। इसमें पहली जुबान उसकी मातृभाषा या मदर टंग होगी, यानी जो उसके परिवार में जबान बोली जाती है, बच्चा उसे स्कूल में सीखेगा। दूसरी जुबान होगी संपर्क भाषा, यानी कि वो अंग्रेजी सीखेगा। और तीसरी जुबान होगी वो जिसे वो अपनी पसंद से सीखेगा, और ये गैर हिंदी भाषी के लिए हिंदी होगी और हिंदी वाले के लिए किसी दूसरे राज्य की भाषा होगी। अब यहाँ पर एक पेंच है। संविधान कहता है कि शिक्षा के मसले पर राज्य सरकार का कानून चलेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए त्रिभाषा की बात केवल मॉडल के रूप में रखी गई, यानी अगर राज्य चाहें तो इस मॉडल को अपनाएं या ना अपनाएं। इधर नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनमें त्रिभाषा को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को चुन लिया, न कि तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती को। इसका एक पहलू यह भी है कि हिंदी और संस्कृत में बहुत एक क्लोज रिलेशन है। जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं उनको संस्कृत पढ़ने में आसानी होती है, और यही नहीं, संस्कृत के टीचर और किताबें भी आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हिंदी का जो स्वरूप है वो पैन इंडिया है, पूरे भारत में देखी समझी जाती है। पूरे भारत ना सही, एक बड़े हिस्से में समझी जाती है। इस वजह से उत्तर भारतीयों को दूसरी जुबान सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु में त्रिभाषा की कहानी गले नहीं उतरी। तमिलनाडु ने हिंदी का विरोध किया और केवल 2 जुबानें, तमिल और अंग्रेजी को ही अपनाया। इसका फायदा उन्हें तब खूब मिला जब 1990 में देश में ग्लोबलाइजेशन आया और दक्षिण भारत से हजारों लोग अमेरिका और दूसरे देशों में बस गए, और इसका रिजल्ट ये रहा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से पिछड़ गया। इधर उत्तर भारत में हरियाणा ने त्रिभाषा की इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने एक अनोखा काम किया जो किसी दूसरे हिंदी भाषी स्टेट ने नहीं किया। वो ये कि 1969 के दशक में हरियाणा ने तमिल भाषा को राज्य में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। यानी पहली सरकारी भाषा तो हिंदी रहेगी, लेकिन दूसरी सरकारी भाषा होगी तमिल। उस समय हरियाणा के सीएम थे बंसीलाल। बंसीलाल सरकार का कहना था कि जब पूरा देश एक है तो हमें हर भाषा को अपनाना चाहिए। तमिल भाषा को हरियाणा में सरकारी भाषा का दर्जा क्यों मिला, इसके पीछे की कुछ और वजह भी हमें देखनी होंगी।
एक वजह है कि पंजाब और हरियाणा का बंटवारा। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से अलग हुए। बंटवारे के बाद भी दोनों राज्यों में कई मुद्दों को लेकर तनातनी रही। इस लगातार बढ़ते विवाद के कारण बंसीलाल सरकार नाराज भी थी और उन्होंने पंजाब को सबक सिखाने के लिए अपनी दूसरी सरकारी भाषा के रूप में पंजाबी भाषा को नहीं चुना, जबकि हरियाणा में पंजाबी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे। बंसीलाल सरकार ने तमिल भाषा चुनी। एक पहलू इसका ये भी है कि वह चाहते थे कि हरियाणा के छात्रों को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं तो आनी चाहिए, जिनमें से एक नॉर्थ से हिंदी हो यानी कि उनकी मदर टंग, और दूसरी साउथ से तमिल। तीसरा पहलू यह है कि केंद्र सरकार खुद चाहती थी कि उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं को स्कोप मिले, वो आगे बढ़े, क्योंकि उन दिनों दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत तेज थे। ऐसे में बंसीलाल ये बताना चाहते थे कि अगर उत्तर भारतीय राज्य किसी दक्षिण भारतीय भाषा को अपना सकते हैं तो उनको हिंदी का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल हिंदी समाज ने इस दूरदर्शी कदम को ही नहीं स्वीकारा। उन लोगों को तमिल सीखने में कोई यूटिलिटी, कोई उपयोगिता नहीं दिखी और तमिल सीखने की बात केवल कागज पर लिखे कानून की तरह रह गई। बाद में आई चौटाला सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और तमिल दूसरी सरकारी भाषा नहीं रह गई। उन्होंने पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दी। लोगों को आसानी भले हो गई हो, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें एक बात इतनी सराहनीय तो है कि हरियाणा ने कम से कम साहस तो दिखाया कि वो साउथ की एक भाषा को लेकर आए, लेकिन दूसरे हिंदी भाषी राज्यों ने इतना भी नहीं किया और त्रिभाषा फार्मूला कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सका। अब विडंबना ये है कि आज के स्कूलों में बच्चे विदेशी भाषाएं, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, दूसरी भाषाएं सीखते हैं, दूसरे देशों की भाषाएं सीखते हैं। ये बहुत अजीब बात ही कही जाएगी कि हम अपने ही देश की भाषाएं नहीं सीखते, अपने ही देश की भाषाओं में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन दूसरे देशों की जुबानें, दूसरे देशों की भाषाएं बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। धन्यवाद।